Hi everyone, this is Saurabh Gupta and we are discussing about यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसमें हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला स्टेट बन गया है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इसके एस्पेक्ट्स और इसके इम्प्लीकेशंस और सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और तो सबसे पहले इसकी यूटिलिटी क्या हो सकती है। देखो, आपने लोअर पीसीएस का अगर सिलेबस देखा होगा तो इसमें जो पॉलिटी का सेक्शन है, उत्तराखंड पॉलिटी का सेक्शन, उसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर सोशल इंक्लूजन में स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दे रखा है। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो हमने इन लोगों ने कोड पास किया है उसको सबको बताया जाए। और ये मतलब ये हाई डिमांडिंग क्वेश्चन है और अधिकतर देखा गया है कि चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ये क्वेश्चंस आ रहा है, चाहे लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो या उत्तराखंड के अन्य एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन की अच्छी डिमांड है। तो इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम कोड्स क्या होते हैं उनको चर्चा कर लेते हैं। तो वो कोड क्या होता है कि कोई से भी रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं और इसमें क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो हो सकता है ना कि एक जगह पे रूल कुछ और है और दूसरी जगह पे रूल कुछ और है। जैसे मान लो कि एक टाइम पे क्या होता था कि चंद राजाओं के यहाँ पे जो सजा दी जाती थी वो कैसे दी जाती थी कि वो लोग पुराणों को खोल देंगे या फिर वेदों को खोलेंगे, उसके हिसाब से जो जो लिखा होता था उस हिसाब से सजा दे देते थे। लेकिन जब वहीं पे बात आती थी सजा देने की, जैसे कि गोरखा यहाँ पे जब शासन किया था तो ये लोग सजा कैसे देते थे, कड़ाई का दीप, तराजू का दीप, मतलब अनसाइंटिफिक वे में कैसी भी सजा दे देते थे। तो ऐसे ही हो सकता है कि किसी रिलीजन में कोई तरीके से सजा लिखी हो किसी क्राइम की और किसी रिलीजन में किसी तरीके से सजा लिखी हो, तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए उन कोड्स को एक रिटन फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो अगर हम जैसे कि चीज़ें कैसी हो सकती हैं कि दो तरीके के क्राइम हो सकते हैं या फिर दो तरीके से रूल्स हो सकते हैं। एक तो क्रिमिनल हो सकते हैं, ठीक है, और एक होते हैं सिविल या पर्सनल कोड्स हो सकते, पर्सनल लॉ हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्रिमिनल लॉस की बात करें तो इसमें जैसे कि मान लो किसी ने क्राइम कर दिया, उसको क्या क्या सजा होगी, ठीक है, और क्या क्या सजा होगी। और जैसे किसी ने चोरी की तो उसकी सजा क्या होगी, जिसने मर्डर किया तो उसकी सजा क्या होगी। तो जैसे रिलीजन बेसिस पर अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो अलग अलग हो सकता है कि इस्लाम में किसी क्राइम के लिए कुछ और सजा लिखी हो सकती है और हिंदुइज्म में कुछ और सजा लिखी हो सकती है। तो इनको एक कोडिफाई कर दिया क्योंकि ये एक के मतलब एक तरीका सही नहीं था ना, कि हो सकता था कि इसमें किसी की जाति कम है तो उसको ज़्यादा सज़ा मिल जाए, किसी की जाति अच्छी ज़्यादा की मतलब हायर क्लास का है तो उसको ज़्यादा कम सज़ा मिली जाए। तो एक डिस्क्रिमिनेशन करता था, जबकि ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमको सबको इक्वल मानना चाहिए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ क्रिमिनल कोड्स को एक एक कोडिफाई कर दिया। तो उन्होंने कोडिफाई किया था आईपीसी में, आईपीसी 1860 में इन क्रिमिनल कोड्स को इन्होंने कोडिफाई कर दिया, और जो कि आजकल बीएनएस 2023 के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से हमारे कुछ लॉज जो हो सकते हैं वो सिविल या पर्सनल रिलेटेड लॉ हो सकते हैं। जैसे कि मान लो सिविल लॉ या पर्सनल रिलेटेड लॉ में कौन कौन से लॉज आ जाते हैं। जैसे मान लो कोई मर गया तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट करेगी, ठीक है, और किस धर्म में कितनी शादियाँ, मतलब कौन कितनी शादी कर सकता है। जैसे इस्लाम में चार शादियों को अलाउ किया जाता है और किसी में मल्टीपल मैरिज को अलाउ किया जाता है, किसी में सिंगल मैरिज को अलाउ किया जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन रिलीजन्स। और हो सकता है आ, कि जैसे जो प्रॉपर्टी के राइट है, प्रॉपर्टी के राइट किसको मिलेंगे, क्या सन को ही मिलेंगे। जैसे हिंदुइज्म में कहा जाता है कि जो स्त्री धन होता है वो स्त्री को होता है, कि जो लड़कियों का होता है तो वो स्त्री धन में जो भी इनको जैसे दहेज के टाइम पे दे दिया या फिर उनको सोना वोना बना दिया, तो ये गर्ल्स के लिए करते थे, और जबकि बॉयज़ को सीधे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन ये इसकी यूनिफॉर्मिटी अभी हमारे देश में है नहीं, इसके लिए कोई यूनिफॉर्म लॉ या यूनिफॉर्म कोड कोई है नहीं। लेकिन हालांकि हमारी डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि हमें जो सिविल कोड है उनको भी
आने वाले समय में हमें ऐसे फंडामेंटल राइट या किसी से ऐसा एक यूनिफॉर्म कोड हमें बनाने होंगे। लेकिन इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म का भी अधिकार है लोगों को कि आप अपना धर्म अपने हिसाब से और अपने लॉ अपने हिसाब से कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें लेकिन इसके निगेटिव क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई है, दोनों इंटर रिलीजियस मैरिज करी और वो कोर्ट में गए। अब कोर्ट उनको किस बेसिस पे सजा देगा या किस बेसिस पे उनके नियम कायदे चुनेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक डिफिकल्टीज आ जाती थी। और साथ में कि जो हमारे रिलीजियस लॉ होते हैं जनरली क्या होता है कि वुमेन्स के लिए अच्छे नहीं होते, मतलब अच्छे नहीं होते इन द सेंस कि उसमें ह्यूमन इक्वलिटी की कोई बात नहीं करी गई होती है, ठीक है। तो ये लेकिन ये रिलीजन का मामला है, और रिलीजन का मामला हम आप जानते हो हमारे देश में कितना भयंकर होता है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको छूना नहीं चाहती है, ठीक है। हालांकि हिंदू कोड बिल लाया गया था जिसमें कि हिंदू सिख और जो मतलब इंडियन रिलीजन है, हिंदू सिख बौद्ध जैन, इनके लिए कुछ कोड मतलब यूनिफॉर्म करे गए थे। हालांकि पूरी तरीके से वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें आगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि डीपीएसपी के आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट को चाहिए कि वो सिविल जो पर्सनल लॉज हैं उनको यूनिफॉर्म करे। और बी आर अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लाया गया था संसद में, तो बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि सारी कम्युनिटी सारे रिलीजन के लिए एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाए। हालांकि उस वक्त पॉलिटिकल परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी, और कोई भी नहीं चाहता था कि देश सीधे आज़ाद हुआ था धीरे धीरे, तो एकदम किसी को हर्ट करने वाली बात है तो फिर और लोग नहीं भी चाहते थे, तो इसलिए ये हो नहीं पाया। और हिंदू कोड बिल, हालांकि बी आर अम्बेडकर ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था उस समय। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में काफ़ी बार कहा है कि हमें सिविल कोड्स को यूनिफॉर्म करने चाहिए, जैसे साहबानों पे इसका एक एग्जाम्पल है। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो रिसेंटली अभी हमने डिस्कस कर लिया कि उत्तराखंड ने अभी इम्प्लीमेंट किया है 27 जनवरी के आसपास 2025 में इन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया था कि उत्तराखंड में यूसीसी अप्लाई होगा। और फिलहाल जो उससे पहले था कि गोवा में यूसीसी था, लेकिन ये जो लॉ चलता है जो पोर्तुगीज कॉलोनियल लॉ था उसके अकॉर्डिंग है जो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। लेकिन हालांकि ये परफेक्टली यूनिफॉर्म तो है नहीं, चाहे गोवा वाला की हम बात करें चाहे उत्तराखंड वाले की बात करें, इनमें से दोनों में ही कोई परफेक्टली यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे कि गोवा वाले की बात करते हैं तो इसमें हिंदूज के लिए बाइगेमी अलाउ कर रखी है। अगर मान लो वाइफ बच्चे को बियर करने में सर्टेन एज तक बियर करने में कैपेबल नहीं होती तो सेकंड मैरिज अलाउ कर रखी है। और दूसरा है कि मैरिज अगर चर्च में हुई है लेकिन वो एक्सक्लूड होती है सिविल डाइवोर्स से। और उत्तराखंड में भी अगर हम बात करें तो यहाँ की जो 5 रजिस्टर्ड जनजातियाँ हैं जैसे कि थारू, बुक्सा, जोंसारी, भोटिया, राजी, इनके लिए इन पर ये अप्लाई नहीं होगा ये कानून। तो इसको भी हम पूरी तरीके से यूनिफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें कि कैसे कैसे इन्होंने बनाया है उत्तराखंड में ये कोड, तो फर्स्ट स्टेट हो गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यहाँ पे इंडिपेंडेंस लिख दिया है, हालांकि इंडिपेंडेंस है आप समझ लीजिएगा। और ये रंजना देसाई कमेटी थी, उसने रिकमेंडेशन दी थी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही इसको ड्राफ्ट किया गया है। और इसमें क्या कर रहा था कि 2.5 लाख लोगों ने करीब सजेशंस दिए थे कि ऐसा ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए उत्तराखंड के लिए। और 2024 में पास कर दिया गया था बिल और नोटिफाई कर दिया है जनवरी 27 2025 को दिन अप्लाई कर दिया था। हालांकि आज ही की न्यूज़ है कि मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि इसको ये जो यूसीसी है उत्तराखंड का, इसको दोबारा से संशोधित करके पास करेंगे दोबारा से। अब पता नहीं क्या इसमें इनका रह गया था, अभी इतना मेरे को जानकारी नहीं है। इसके थोड़े की प्रोविजंस जान लेते हैं। की प्रोविजंस के साथ साथ हम इसके इम्प्लीकेशन को भी पढ़ते जाएंगे साथ साथ। देखिए अगर की प्रोविजन की बात करें तो पहले जनरल प्रोविजंस क्या हैं कि सबके अप्लाई होगा, खाली यहाँ पे एसटी को जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं यहाँ की थारू, बुक्सा, जौनसारी जो 5 शेड्यूल ट्राइब्स हैं उत्तराखंड की, उन पे अप्लाई नहीं होगा अंडर आर्टिकल 342।
और ये इक्वलिटी की बात कर रहा है, जेंडर जस्टिस, यूनिफॉर्मिटी एंड पर्सनल लॉस। तो देखो मेन चीज़ क्या है, इक्वलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात करता है, जेंडर जस्टिस की बात करता है। तो यूसीसी एक तरीके से इक्वलिटी और जेंडर जस्टिस को सिद्ध करने में थोड़ा सा कारगर सिद्ध हो सकता है। और मैरिज और डाइवोर्सेस से रिलेटेड है इसमें रूल्स की जो भी अब उत्तराखंड में मैरिजेस होंगी उनको रजिस्टर कराना कंपलसरी है। और जो पहले भी जो रजिस्टर्ड मैरिज थी ना, उन मैरिज को भी यूसीसी के थ्रू ही रजिस्टर्ड करा जा रहा है दोबारा से। ठीक है। और जैसे पॉलीगैमी, हलाला, इद्दत और चाइल्ड मैरिज जैसे ट्रिपल तलाक जैसे इनको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो इसमें एक क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि जो ये रूल है एक तरीके से रिलीजन पे अटैक है, और खासकर कि इस्लाम पर, कि इस्लाम को जैसे ये पॉलीगैमी जैसे 4 मैरिज जैसे अलाउड है, तो उस पर अटैक करने के लिए करा गया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें है कि प्रोहिबिट करता है पॉलीगैमी को, हलाला, इद्दत और चाइल्ड मैरिज, ट्रिपल तलाक को। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मेरे को लगती है वो है लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। इसमें क्या कर दिया है, एक तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, और प्रेगनेंसी भी रिपोर्ट करनी होगी। जैसे अगर मान लो कोई लिव इन में रह रहे हैं, उनका कोई बेबी हो जाता है, तो विद इन 30 डे चाइल्ड बर्थ के 30 दिनों के अंदर अंदर उसको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ बच्चा हो गया करके। और हाउसिंग प्रोटेक्शन मिलेगा। हाउसिंग प्रोटेक्शन क्या क्या मतलब, जैसे पहले क्या होता था कि मान लो कोई लिव इन में रह रहा है, बहुत जगह होता है, अभी भी होता है कि लिव इन में रह रहा है, तो लोग अपना रूम रेंट पे देना पसंद नहीं करते ऐसे कपल्स को। कहता है कि तुम्हारी शादी नहीं है और ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है एंड सो, तो उनको हाउस प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड कपल हैं तो उत्तराखंड में उनको कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है। और इसको मैरिज को हम अगर डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं लिव इन को, तो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू ये टर्मिनेट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रहना ही पड़ेगा। तो इसके अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें, इम्प्लीकेशन की बात इसमें बोला है ना कि प्रेगनेंसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा और चाइल्ड बर्थ के पास, और इसमें ये भी बोल रखा है कि मान लो बच्चा हो गया तो जितने राइट्स एक मैरिड कपल के बच्चे के लिए होते हैं कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के, वो राइट इसमें भी मिलेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो देखो आपने देखा होगा कि लिव इन रिलेशनशिप चलता है विदेशों में, लेकिन वहाँ पे एक कल्चर बहुत प्रोमिनेंटली फ्लरिश करता है, जैसे कि सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट, कि सिंगल पेरेंट जैसे लिव इन में रहे, बच्चा हो गया और फिर माँ बाप अलग हो गए, लेकिन उसके बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, और वो वही मदर अपने बच्चों को पाल लिया, वो सिंगल मदर की तरह रहती है। तो इसमें इस चीज़ का फायदा होगा कि हमारे यहाँ ये जो कल्चर है ये फ्लरिश नहीं करेगा। और दूसरा कि ये अगर लिव इन में रह रहे हैं तो एक तरीके से प्रोटेक्शंस होंगे। लेकिन इसका दूसरा अगर हम बात करें तो एक कहते हैं कि ना कि निजता, कि हाँ सीक्रेसी, और इसके अगेंस्ट है कि अगर आपको बताना पड़ेगा और घर में मतलब रजिस्टर्ड है कि बताना पड़ेगा, और तो ये एक तरीके से सीक्रेसी को थोड़ा सा वो तो कर रहा है, लेकिन कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान ज़रूर होंगे। और इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज के लॉ बता दिया कि अब क्या होंगे कि सन और डॉटर को इक्वल प्रॉपर्टी राइट मिलेंगे, और लेजिटिमेट कर देंगे जो क्या कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप से लिव इन जो चाइल्ड होगा ना वो लेजिटिमेट माना जाएगा, और इसको प्रॉपर्टी राइट में पूरा अधिकार मिलेगा। बाकी डिजिटल गवर्नेंस है कि यूसीसी पोर्टल बना दिया है इन लोगों ने, और आधार बेस्ड वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन जल्दी कराना है तो तत्काल फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल देयर। सिग्निफिकेंस तो वैसे डिस्कस कर ही लिए, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो लीगल डिस्पैरिटी को रिड्यूस कर दिया। जैसे मैंने बोला कि अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं कि मान लो इंटर रिलीजन मैरिज है, इंटर कास्ट मैरिज है, तो हो सकता है कि वहाँ पे कोर्ट कैसे डिफाइन करेगा कि कैसे किसको क्या राइट मिलेंगे और किसको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड होता है, तो ये एक लीगल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करेगा। ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन राइट, इक्वालिटी और सेकुलरिज्म जैसे प्रिंसिपल को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेगा। और सिंगल, जो मैंने बोला था कि सिंगल पेरेंट्स और एडल्ट्री को थोड़ा रिड्यूस कर देगा, कि सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सिंगल पेरेंट क्योंकि एक बहुत हार्श होता है, खासकर सिंगल पेरेंट्स में जो भी होता है वो
फीमेल पे ही गाज गिरती है। और जो लिव इन के जो राइट्स होते हैं, हाउसिंग हाउसिंग नहीं मिलते, उनको प्रमोट करेगा कि उसको हाउसिंग मिल जाए जो लिव इन में रह रहे हैं। और सिविल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करेगा। और ये एग्जांपल सेट कर रहा है कि जैसे हम क्या कि सेंट्रल इसे इसलिए नहीं लागू करना चाहता है क्योंकि पॉलिटिकल रीजन्स हैं, और सब लोग इस पे जस्टिफाई करेंगे नहीं और ये बिल पास होगा नहीं। तो हो सकता है फेज्ड मैनर में, अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये पूरे देश में लागू हो सकता है, जैसे उत्तराखंड ने किया, फिर उसके बाद हरियाणा कर देगा। आगे न्यूज़ आई थी कि हरियाणा भी करने वाला है। तो ऐसे ऐसे करके पूरे इंडिया में लागू हो सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट की विल है तो। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म सिंपल, सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि फुली यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें जो रजिस्टर्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको इससे बाहर कर रखा है। और एक सबसे क्रिटिसिज्म इसका ये आता था कि उत्तराखंड में भू कानून के ऊपर बात चल रही थी। तो लोग कह रहे थे कि धामी जी ने क्या काम किया कि भू कानून तो लाए नहीं, उन्होंने उसकी जगह यूसीसी लिया। यूसीसी से हमको फायदा क्या? एक्चुअल में लोग ये कह रहे हैं कि जो बेसिक मुद्दे हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, हेल्थ, भू कानून, इनको दरकिनार करके क्या कहते हैं, यूसीसी की बात हो रही है। और बाकी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के हैं। कुछ कहता है कि हाउ टू रेटिफाई, कि कौन कौन रेजिडेंस ऑफ उत्तराखंड है, कि आप रेटिफाई कैसे करोगे? कोई लिव इन में रह रहा है मान लो, ठीक है, कितने साल से रह रहा है, हो सकता है उसको कुछ ऐसा इशू आया तो दूसरे स्टेट में चले गए, तो वो कैसे रेटिफाई होगा? हालांकि उसके भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो होंगे, लेकिन फिर भी मतलब एक इशू है इससे। और भाई मैंने बोला कि प्राइवेसी का इशू है कि मतलब आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं, मन नहीं है किसी का, मन कोई लिव इन ऐसे ही रहना चाह रहा है कि देखना चाह रहा है कि कौन सा उसके लिए सूटेबल पार्टनर है, ठीक है, हर किसी के अपने अपने राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेसी का इशू है। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, मैरिज एंड डाइवर्सेस, तो मतलब कि रिलीजन हमारे आर्टिकल 25 में कि रिलीजन की फ्रीडम होनी चाहिए। तो अगर इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर यूनिफॉर्म हो जाएंगे तो क्या कहते हैं, रिलीजन की फ्रीडम नहीं होती है। हालांकि ओवरऑल अगर इसकी हम कानून की बात करें तो मेरे को लगता है कि अच्छा कानून है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी होना किसी भी एक सेकुलर नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है सिविल लॉज में, उनको दूर करेगा, एम्पावर करेगा वुमेंस को, ठीक है। और सिंगल मदर कॉन्सेप्ट, सबसे मेरे को दिक्कत यही लगती थी कि लिव इन की सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी इंडिया में सिंगल मदर की, ठीक है। तो इसको कल्चर को प्रिवेंट कर लेगा कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। और इन फ्यूचर नीड टू यूनिफॉर्म ऑल सोसाइटी, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर आगे चल के ना, जैसे अभी इन लोगों ने 5 एसटीज कम्युनिटी को बाहर कर रखा है, तो मेरे को लगता है कि इनको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी चाहे कोई सी भी कम्युनिटी हो, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, सबके लिए एक ही जैसे कानून हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी थैंक यू। आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।